हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे न्यू एनसीईआरटी बुक जो है ना, न्यू एनसीईआरटी बुक जिसमें से हमारा क्लास 8 दिया है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इसमें से प्यारे दोस्तों हमारा अध्याय नंबर 4 ये हमें दिया है न्यायपालिका। न्यायपालिका इसमें प्यारे दोस्तों हम लोग अभ्यास प्रश्न जो दिया गया है इस पाठ में सभी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप सब देख सकते हैं प्रश्न 1 में कहा है कि आप पढ़ चुके हैं कि कानून को कायम रखना कानून जो होता है उसको कायम मतलब कानून को बनाए कायम का मतलब होता है दोस्तों बनाए रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना। मौलिक अधिकार जानते हैं कितने हैं? मौलिक अधिकार हम लोगों के लिए यानी जनता के लिए ही बनाया गया है। ये 6 हैं। स्वतंत्रता, धार्मिक यही सब मिला करके 6। न्यायपालिका का एक मुख्य काम होता है। आपकी राय में इस महत्वपूर्ण काम को करने के लिए न्यायपालिका को स्वतंत्र होना क्यों ज़रूरी है? न्यायपालिका को स्वतंत्र होना क्यों ज़रूरी है? तो चलिए दोस्तों इसके बारे में लिखना है कि स्वतंत्र न्यायपालिका। इसमें से आपको पॉइंट नंबर 1 न्यायपालिका की स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। ये जो न्यायपालिका है ना प्यारे दोस्तों वो स्वतंत्रता आंदोलन अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर वह विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। कौन? तो ये न्यायपालिका जो है अगर कोई विधायिका और कार्यपालिका का गलत काम करेगा तो उन्हें वो रोक भी सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिखना है कि न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाती है। ये जो न्यायपालिका है वो देश नागरिक का मतलब हो गया जनता। नागरिक है या फिर जनता एक ही बात है। तो नागरिकों को जो मौलिक अधिकार है उनको ही वो रक्षा करती है न्यायपालिका। अगर किसी नागरिक को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों हमें बोलने की पूरी आज़ादी है। अगर कहीं पर कोई अगर गलत काम हो रहा है, सरकार अगर गलत काम करे तो उसके ऊपर हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं। अगर वो सरकार अगर हम लोगों को मना करती है तो हम लोग अदालत भी जा सकते हैं, ठीक है? ये सब हमको मौलिक अधिकार मिला हुआ है। चलिए बस इतना ही आपको लिख लेना है। अब देखिए प्रश्न 2 में क्या है अध्याय 1 में मौलिक अधिकारों की सूची दी गई है। उसे फिर पढ़ें। आपको ऐसा क्यों लगता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ा है? नहीं दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ मौलिक अधिकार जो है वो 6 है। नंबर 1 माता की समता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण का अधिकार, नंबर 4 धार्मिक का अधिकार, नंबर 5 में दिया है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और नंबर 6 में दिया है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये हमारा 6 मौलिक अधिकार दिया गया है। तो कहा गया है इसमें कि उपचार का अधिकार न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ा है। तो इसके बारे में आप सबको लिखना है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार जो कि इसके बारे में लिख लेना है कि यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो मौलिक अधिकार की प्राप्ति के लिए इस अधिकार का सहारा लेकर अदालत वो जा सकता है और वो कंप्लेंट शिकायत भी अपनी रख सकता है कि हमें ये मौलिक अधिकार से दूर किया गया है, ठीक है? इसलिए ये सब पर ध्यान देना है कि अगर कोई भी चाहे तो गलत काम हो रहा है तो उस पर वो अपनी आवाज़ उठा सकता है, ठीक है? तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं अब। देखिए आगे है कि न्यायिक समीक्षा इसके बारे में लिखना है कि यदि न्यायपालिका को लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के अनुसार नहीं है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। देखिए संसद जो है ना दोस्तों उसको एक अधिकार मिला है कि वो कानून भी बना सकता है। कौन? तो संसद। लेकिन न्यायपालिका को भी अधिकार मिला कि अगर वो कानून नागरिकों के लिए अच्छा नहीं है तो उसको वो रद्द भी कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। उसे जब वो रद्द किया जा सकता है तो उसी को हम लोग न्यायिक समीक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यायिक समीक्षा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संवैधानिक उपचार का अधिकार न्यायिक समीक्षा से जुड़ा है। संवैधानिक उपचार का अधिकार किससे? न्यायिक समीक्षा से।
क्योंकि संवैधानिक उपचार के अंतर्गत न्यायालय कानून को रद्द कर सकता है। न्यायालय जो है वो कानून को क्या करेगा, तो रद्द भी कर सकता है। इसलिए संवैधानिक उपचार का अधिकार न्यायिक समीक्षा से जुड़ा है। चलिए बस उतना आपको लिख लेना। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। इसमें कहा गया कि नीचे तीनों स्तर के न्यायालय को दर्शाया गया। कितने, तो 3 स्तर के न्यायालय को। प्रत्येक के सामने लिखिए कि उसे न्यायालय ने सुधा गोयल के मामले में क्या फैसला दिया था। अपने जवाब को कक्षा के अन्य विद्यार्थी द्वारा दिए गए जवाबों के साथ मिलाकर देखें। तो इसके बाद लिखना है कि सर्वोच्च न्यायालय लक्ष्मण और उसकी मां शकुंतला को दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई। सुभाष चंद्र के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे, इसलिए उसे दोष मुक्त कर दिया। ठीक है, अब लिखना है आपको उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय में लिखना है कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी। क्या थी, एक दुर्घटना का मतलब है दोस्तों एक्सीडेंट हो गया या फिर अचानक होने वाली घटना, क्योंकि तीनों के विरुद्ध पर्याप्त सबूत नहीं। लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया। ठीक है, क्योंकि किसी के पास भी सबूत ही नहीं थे। अभी निचली अदालत, इसके बारे में लिखना है कि लक्ष्मण, उसकी मां शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सजा सुनाई। यह निचली अदालत में किया गया था। ठीक है, बस ये आपको लिख लेना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। क्या सुधा गोयल मामले को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए वायनों को पढ़िए। जो व्यक्ति सही है उन पर सही का निशान लगाइए और जो गलत है उसको ठीक कीजिए। जो गलत होगा दोस्तों उसको सही करके फिर आपको लिखना भी है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों देखिए जैसे कि दोस्तों यहाँ नंबर क में है कि आरोपी इस मामले को उच्च न्यायालय लेकर गए क्योंकि वे निचली अदालत के फैसले से सहमत नहीं थे, इसलिए वह ऊपरी अदालत में लेके गए थे। तो यह क्या है, बिल्कुल सही है। अभी अभी आप नहीं पढ़े थे कि निचली अदालत में नहीं मिल पाया तो इसलिए वो सही फैसला नहीं मिल पाने के कारण वो ऊपरी अदालत में वो चले गए थे। दूसरा पॉइंट है ना कि वे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में चले गए। क्या सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ नहीं, तो ये तो हमारे निचले खिलाफ में था। सो निचली नीच नीच न्यायालय में था, तो ये हो जाएगा गलत है, ये असत्य हो जाएगा। तो इसको सही करके आपको इसके सामने में उत्तर लिखना है। नंबर ख गलत है, इसको सही लिखना है कि निचली अदालत। वही तो वहां पर लिखा गया था सर्वोच्च नहीं होगा, वहां निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में चले गए थे। ठीक है, इसी प्रकार देखिए नंबर ग में पूछा गया है कि अगर आरोपी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो दोबारा निचली अदालत में जा सकता है। तो ये हमारा बिल्कुल गलत है, वो नहीं जा सकता है। और इसको सही करके लिखना है कि सर्वोच्च न्यायालय देश की सबसे ऊपरी अदालत है। क्या देश की सबसे ऊपर की अदालत कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय है। उसके फैसले के खिलाफ निचली अदालत में नहीं जा सकता। वो फैसला कोई भी दोस्तों का वो फैसला ले लिया कि जिससे कि अगर कोई विरोधी किसी को मार पीट किया उसके 5 साल का जेल उसे जाना पड़ेगा। ये फैसला जो वो ऊपरी अदालत में उनको मिल गया, लेकिन वो निचली अदालत में जा करके वो फैसले को टुकरा नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ वही अगर निचली अदालत में अच्छी तरह से अगर आपको फैसला नहीं मिल पाया तो आप ऊपरी अदालत में जा सकते हैं। ठीक है, प्रश्न 5 में कहा है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1900 का सन 1980 के दशक से शुरू की गई जनहित क्या है दोस्तों, जनहित याचिका की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम थी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो 1980 का जो समय था दोस्तों दशक में शुरू की गई जनहित याचिका की व्यवस्था। तो चलिए इसके बाद जनहित याचिका, इसमें पॉइंट नंबर 1
इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने का प्रयास किया था। दूसरा पॉइंट लिखना है, न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। अगर किसी के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है। फिर तीसरा पॉइंट लिखना है कि यह याचिका उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। और नंबर 4 लिखना है कि अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार, जिसको लोग कहते हैं टेलीग्राम को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। ठीक है, ये आपको टोटल 4 पॉइंट है। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ इसका उत्तर, ये वाला, फिर आपको ये 2 पॉइंट यहाँ पर। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 इसमें क्या है कि ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम मुकदमे में दिए गए फैसले के अंशों को दोबारा पढ़िए। कहा है दोस्तों यहाँ पर कि ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम मुकदमे में दिए गए फैसले के अंशों को दोबारा पढ़िए। इस फैसले में कहा गया है कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। अपने शब्दों में लिखिए कि इस बयान में जजों का क्या मतलब था। ये जो बयान था कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। आजीविका का मतलब जानते हैं दोस्तों, जैसे कि कोई परिवार अपनी रोजी रोटी घर की चलाती तो उसी को आजीविका कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा। नंबर 1, कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया जैसे कि मृत्यु दंड देने और उसे लागू करने के अलावा और किसी तरीके से किसी की जान नहीं ली जा सकती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जीवन के अधिकार का इतना ही महत्वपूर्ण पहलू आजीविका का अधिकार भी है। कोई भी व्यक्ति आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता। अगर वो काम नहीं कर पाएगा तो अपने घर को भी नहीं चला पाएगा। इसलिए कहा है कि जीविका नहीं रह सकता। आजीविका का मतलब अपने घर को चलाना। उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, काम, जिसके पास आपको फिर पैसा मिलता है, उससे फिर अपना घर को चलाते हैं, तो वही कहलाता है हमारा आजीविका। फिर तीसरा पॉइंट है कि इस मुकदमे में याचिकाकर्ता झुग्गियों और पटरियों में रहते हैं और उन्हें वहां से हटाने की मांग की जा रही है। ठीक है, ये 3 पॉइंट लिखना है। फिर आपको चौथे पॉइंट में लिखना है कि अगर उन्हें झुग्गियों या पटरी से हटा दिया जाए तो उनका रोजगार भी खत्म हो जाएगा और वे अपनी आजीविका से हाथ धो बैठेंगे। इस प्रकार से जीवन के अधिकार से भी वंचित हो जाएंगे। ठीक है, टोटल आपको इसमें 4 पॉइंट ही लिखना था जो मैं आपको बता दिया हूँ। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 7, क्या है इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कलह। ये दिया है इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कलह। इस विचार पर आपको एक कहानी लिखना है। इसमें कितना, लगभग 8 से 10 वाक्य लिखना है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल है। यहाँ पर इंसाफ का क्या है दोस्तों, कत्ल। तो यहाँ पर यह कहानी है दोस्तों हाशिमपुरा हत्याकांड। तो चलिए यहाँ पर लिखना है कि हाशिमपुरा, ये जो हमारा दोस्त है ये हमारा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर PRADES, ठीक है, ये हमारा उत्तर प्रदेश में PAC की हिरासत में 22 मई 1987 को 43 मुसलमानों की हत्या कर दी गई। उनके परिवार पिछले 20 साल से न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दूसरा, इस हत्याकांड के मुकदमा शुरू होने में जो
इतना विलम्ब हुआ, उसके कारण सितंबर 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। कहाँ पर? सर्वोच्च न्यायालय जो होता है यह सबसे बड़ी न्यायालय होती है, ठीक है, इससे बड़ा न्यायालय भारत में नहीं होता, लेकिन वह यह मामला को दिल्ली स्थानांतरित में कर दिया। तीसरा, यह मुकदमा अभी भी चल रहा है। इसमें इसमें प्रो प्रोविशियल ओल्ड कॉन्स्टिट्यूलरी यानी पीएसी के 19 लोगों पर हत्या और अन्य आपराधिक मामलों के आरोपों में मुकदमा चला जा रहा है, ठीक है। फिर आपको चौथा पॉइंट लिखना है कि इस मुकदमे में 2007 तक केवल तीन गवाहों के ही बयान दर्ज किए जा सके थे। ये 2007 तक मात्र 3 गवाहों को ही, ठीक है। इसलिए दोस्तों न्यायालय में जो केस होता है वो है, जानते हैं कितना होता है? लगभग 4 करोड़ अभी भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। बहुत सारे केस को अभी हल नहीं किया जा रहा है, ठीक है। समझ सकते हैं कितने स्लो काम किया जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। इसमें कहा कि अगले पन्ने पर शब्द संकलन दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द से वाक्य बनाइए। देखिएगा दोस्तों आपके बुक में अभ्यास प्रश्न के आगे वहां पर देखिएगा तो शब्द संकलन दिया है, वहां से आपको शब्द से वाक्य बनाना है। जैसे कहा है वरी करना, मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने सुधा गोयल केस में सुभाष चंद्र को सबूतों के अभाव में वरी कर दिया। वरी का मतलब दोस्तों छोड़ दिया, ठीक है। कोई सबूत ही नहीं रहेगा तो आप सर्वोच्च न्यायालय भी कुछ नहीं कर सकते है ना। अपील करना, मतलब आरोपियों ने अधीनस्थ अधीनस्थ न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की। कहाँ पर दोस्तों? उच्च न्यायालय में। अरे मुआवजा, न्यायालय पीड़ित पक्ष के लिए मुआवजा देने का आदेश दे सकता। नंबर 4 दिया है यहाँ पर वेदखली, मतलब लिखना है कि रेलवे स्टेशन के पास झुंगियों में रहने वाले लोगों को अदालत ने वहां से बेदखल कर दिया। नंबर 5 में उल्लंघन, यदि किसी नागरिक को लगता है कि किसी व्यक्ति या राज्य द्वारा उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह अदालत जा सकते हैं और वहां पर अपनी शिकायत रख सकते हैं कि इस मौलिक अधिकार का मेरा उल्लंघन हुआ, इस पर कार्रवाई कीजिए, तो वो कार्रवाई करेगा, ठीक है। चलिए कहा यह पोस्टर भोजन अधिकार अभियान द्वारा बनाया गया है। कौन है दोस्तों? भोजन अधिकार अभियान द्वारा बनाया गया है। देखिएगा दोस्तों आपके बुक में वहां पे एक चित्र दिया गया है। तो कहा गया इस पोस्टर को पढ़कर भोजन के अधिकार के बारे में सरकार के दायित्वों की सूची बनाइए। इस पोस्टर में कहा गया है कि भूखे पेट भरे गोदाम नहीं चलेगा। अगर कोई व्यक्ति अगर भूखे पेट है और गोदाम भरे है तो इससे काम नहीं चलेगा। इस व्यक्ति को पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 61 पर भोजन के अधिकार के बारे में दिए गए हैं चित्र निबंध से मिलाकर देखिए। पेज नंबर देखिएगा दोस्तों 61 है, वहां पर चित्र दिया गया है और इसका उत्तर जो आपको लिखना है कि सरकार का इसमें क्या दायित्व होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रत्येक नागरिक को भोजन उपलब्ध कराना, यह सुनिश्चित करना कि किसी भी व्यक्ति को भूखा न सोना पड़े। भूख की मार सबसे ज्यादा झेलने वाले जैसे कि बेसहारा बुजुर्ग हो गया, बेसहारा मतलब कि उसे कोई भी सपोर्ट नहीं करने वाले, उसके घर का कोई भी नहीं हो, बुजुर्ग हो गया, विकलांग, विधवा आदि पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। सरकार द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कुपोषण एवं भूख से किसी की मृत्यु न हो। कुपोषण जो है दोस्तों एक प्रकार का बीमारी है जो कि अगर आप अधिक दिनों तक कम भोजन अगर लेंगे सेवन करेंगे तो इससे आपको कुपोषण का बीमारी हो सकता है एवं भूख से किसी की मृत्यु ना हो। ये हो गया, इसके बारे में लिखना है। उसके बाद
कहा गया था दोस्तों यहाँ पर आपको निबंध मिलाकर लिखना है ना। तो ये पहला पॉइंट हो गया। फिर आपको नंबर 2 में लिखना है कि इसी प्रकार की जो घटना है ना, वो एक बार के राजस्थान में भी हुआ था, ठीक है। ये जो घटना था वो राजस्थान में हुआ था। बाकी ये जो ऊपर वाला जो अभी मैंने आपको ये पॉइंट लिखा है, ये सरकार का दायित्व है, ये सब सरकार को करना चाहिए। और ये दूसरा पॉइंट है कि देखिए, राजस्थान और उड़ीसा में सूखे की वजह से लाखों लोगों के सामने भोजन का भारी अभाव पैदा हो गया था, जबकि सरकारी गोदाम अनाज से भरे पड़े थे। इस स्थिति को देखकर हुए पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल ली जाने की PUCL नामक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है। राज्य के इस दलील को भी गलत साबित कर दिया गया है कि उसके पास संसाधन नहीं है, क्योंकि सरकारी गोदाम अनाज से भरे हुए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि नए रोजगार पैदा करें, राशन की सरकारी दुकानों के माध्यम से सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराएं और बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाए। इसलिए दोस्तों देखते हैं सरकारी स्कूल जो था वहाँ पर भोजन उपलब्ध कराया जाता ताकि कोई भी बच्चे लोग भूखे नहीं रहे, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर ये समाप्त होता है। मैंने आपको सभी प्रश्न के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया ताकि कोई दिक्कत आपको भी नहीं हो।